इंग्लिश के डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले कर्ता लिखना है, सब्जेक्ट, फिर आपको क्रिया लिखनी है यानी वर्ब। ये शर्त है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, मैं बार बार बता रही हूँ। आपको क्रिया हिंदी के वाक्य में कहाँ मिलेगी? सबसे अंत में। तो आप कितना भी बड़ा वाक्य हो, रमेश अपने भाई के साथ सुबह दिल्ली गया, कितना बड़ा वाक्य है, ठीक है। तो कितना भी बड़ा वाक्य हो, सेंटेंस किस चीज़ पर ख़त्म हुआ? गया। तो ये जो आपका गया है ना, यही रमेश के साथ सबसे पहले लगेगा, यही उसकी क्रिया है। आपको लगाना किस तरह से है ये आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि किसी भी टेंस को सीखने से पहले, किसी भी वाक्य की ट्रांसलेशन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पहले वो याद होने चाहिए, हर पल हर क्षण अगर हमें वो याद है तो फिर इंग्लिश बनाते समय हम बड़ी इजीली उनको प्लेस कर पाएंगे। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सही क्रम दिया गया है। द राइट ऑर्डर टू ट्रांसलेट द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सारी इंग्लिश सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पर डिपेंड करती है। अगर आपको सही ऑर्डर में डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस रखने आ गए तो आप इंग्लिश जल्दी ही सीखने की स्थिति में आ जाएंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सही फॉर्मेशन, सही ऑर्डर आपको दिया गया है, ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट वो जो करता है, फिर आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि जो हिंदी के वाक्य में सबसे अंत में दी गई होगी। उसको लगाना कैसे है वो आपको आगे अभी बताया जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करके रखिए कि सबसे पहले आपको कौन सा शब्द रखना है, उसके बाद आपको कौन सा शब्द रखना है। तो सबसे पहले उन पर नंबर लिख लेना चाहिए। हिंदी के वाक्यों को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर ऑन दोज वर्ड्स। कि मान लिया राम या रमेश अपने भाई के साथ मथुरा गया, यही हो मान लिया, तो सबसे पहले रमेश पर आप नंबर 1 लिखेंगे। फिर गया वो उसकी क्रिया है, नंबर 2 आप उस पर लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? रमेश गया, कहाँ गया आप पहले ये भी बता सकते हैं, किसके साथ गया आप ये भी बता सकते हैं। लेकिन इसका भी एक ऑर्डर है, ध्यान दें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट वो वस्तु होती है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो कहाँ गया है? मथुरा गया है। किसके साथ गया है? अपने भाई के साथ गया है। इनके ऊपर अगर आप नंबर लिख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, ये किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक साधारण सा नियम होता है। इसी ऑर्डर में आपको वाक्य बनाना होता है। सेंटेंस का ऑर्डर बताने के बाद आपको एक वाक्य दिया गया है, जैसे द रैबिट्स ईट द कैरेट्स इन द गार्डन इन द अर्ली मॉर्निंग। ये हमने कलरफुल लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि आपको पता चल जाए कि द रैबिट्स ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम कर रहा है। क्या करता है? वो काम खाता है। तो हमने इसलिए रैबिट्स के तुरंत बाद ईट लिखा, रैबिट्स ईट। फिर वो क्या खाता है? दी कैरेट्स, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर प्लेस बताया गया है, कहाँ खाता है? इन दी गार्डन। फिर कब खाता है? इन दी अर्ली मॉर्निंग। तो इस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, साधारण वाक्यों की फॉर्मेशन होती है। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी भाषा को सुंदर दिखाने के लिए, इम्प्रेसिव शो करने के लिए उसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो जैसे आपको नीचे दिया गया है अगला वाक्य, यही वाक्य थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। जैसे जस्ट बिफोर द सन राइजेस द रैबिट्स ईट द कैरेट इन द गार्डन। तो यहाँ हमने क्या किया है, जो टाइम हमने ऊपर वाले वाक्य में पीछे लगाया था उसी टाइम को चेंज करके हमने थोड़ा सा पहले लगा दिया है।
भाई जस्ट बिफोर द सनराइजेस का मतलब भी यही हुआ कि ठीक सूरज उगने से पहले, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग। और बाकी पूरा वाक्य वही है, द रैबिट्स ईट द कैरेट इन द गार्डन। इसमें या ऊपर वाले वाक्य में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है और कंफर्म है कि द सन राइजेज, सूरज उगता है, सूरज की क्रिया है कि वो उगता है, तो सूरज के तुरंत बाद उसकी क्रिया आएगी। और रैबिट खाता है, कहाँ खाता है, क्या खाता है, ये बाद की बात है। पहले रैबिट की क्रिया है कि वो खाता है, तो रैबिट के तुरंत बाद उसकी क्रिया आई, द रैबिट ईट्स। तो ये देखना होता है कि आप वाक्य को चाहे आगे लिख दें चाहे पीछे लिख दें, उसमें क्रिया सेम प्लेस पर रहेगी। आपको पहली क्लासेस में मैंने बताते समय क्लोज भी बताई थी, अब यहाँ तुम्हें क्लोज भी बताया जा रहा है। क्लॉज के बारे में आपको वीडियो नंबर 2 में पहले ही बताया जा चुका है, उसको देख सकते हैं आप फिर से रिवाइज करने के लिए कि फ्रेज के बारे में क्या बताया गया था। अब यहाँ आपको 2 वाक्य मिले, जस्ट बिफोर द सनराइजेस और द रैबिट्स ईट द कैरेट इन द गार्डन। यहाँ 2 क्रियाएं हो रही हैं एक ही वाक्य में। पहले में द सन राइजेज, जस्ट बिफोर द सन राइजेज, और दूसरे में द रैबिट ईट्स द कैरेट इन द गार्डन। तो आप ध्यान दें कि पहले वाक्य में जस्ट बिफोर द सन राइजेज सन है और वो उग रहा है, सूर्य की क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्रिया किस चीज़ के ऊपर हो रही है ये नहीं बताया गया है। पर अगले वाक्य में द रैबिट्स, फिर वो ईट कर रहे हैं, क्या ईट कर रहे हैं, कैरेट्स, कहाँ ईट कर रहे हैं, इन द गार्डन। तो जो अगला पीछे वाला वाक्य है वो आपका मेन क्लॉज कहलाएगा और जो पहला वाक्य है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं आप, 002। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, मेन क्लॉज वो जिसमें आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो, जिसके बिना वाक्य अपूर्ण रहता हो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो जिसके बिना भी काम चल सकता हो। भाई जस्ट बिफोर द सनराइजेस, सूरज उगने से बिल्कुल पहले, और वहाँ द रैबिट्स ईट द कैरेट इन द गार्डन। इस वाक्य में पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर होता है कि रैबिट्स कैरेट खाते हैं गार्डन में। इसका तो अपना एक क्लियर मीनिंग है। अगर केवल जस्ट बिफोर द सन राइजेज लिख दिया जाए तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये ना लिखा जाए कि द रैबिट्स ईट द कैरेट इन द गार्डन, जबकि द जस्ट बिफोर द सनराइजेज हटाकर भी उस वाक्य का मीनिंग क्लियर होता है, पर अगर पीछे वाला वाक्य आपने हटा दिया तो आगे वाले वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता है। यही सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में मेन डिफरेंस है, और स्पेशली आप लोगों के लिए कलरफुल बनाए गए हैं ताकि आप इन्हें देख सकें कि कौन सा सबऑर्डिनेट के लिए कलर यूज़ किया गया है, कौन सा मेन के लिए यूज़ किया गया है। आपको बाकायदा हेडिंग्स भी उन्हीं कलर्स में दी गई हैं।